पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में आज फिर फ्लैट कामकाज होता दिखाई पड़ा। फ्लैटिश ही क्लोजिंग रही मार्केट्स की आज भी, और ब्रॉडर मार्केट्स में आज थोड़ी सी फ्लैट ही कामकाज था। वहां पर भी बहुत कोई फायर वर्क नहीं था, लेकिन हाँ इंडेक्स फ्रंट पे एटलीस्ट लो लेवल से रिकवरी थी। निफ्टी बैंक में मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैटिश टोन पे बंद हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी जिसके दम पर बाजार आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग न्यूज़ फ्लोज के दम पे मूवमेंट था। मिसाल तौर पे आयशर अच्छे नंबर्स आए, ऑटो इंडेक्स नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंचा, एफएमसीजी अपने नए हाइस की तरफ जा ही रहे हैं, टाइटन जैसे स्टॉक्स अपने नए हाई के आसपास हैं, एशियन पेंट्स बढ़िया नंबर्स के बाद अच्छे एनालिस्ट कॉल्स और एक आध डाउनग्रेड रहा, लेकिन उसके बावजूद भी नए हाइस पर पहुंचा। मतलब अच्छी रिकवरी दिखाई, लोअर लेवल से 1.5% ऊपर गया, नया हाई तो नहीं गया अभी। इसके अलावा कोटक न्यूज़ फ्लोज के दम पे चला। ऑब्वियस बात है, वही सप्लाई जोन उसका 2000 प्लस। लाइकवाइज अदानी समूह आज सुप्रीम कोर्ट अंडरवे है, उनकी जो हियरिंग है, तो वो एक क्रूशल पार्ट है जो कि वीकेंड पे इम्पैक्ट करेगा। एंड अदरवाइज नंबर्स का इम्पैक्ट आना है, अभी डी मार्ट बाकी है, सिप्ला में नंबर्स का इम्पैक्ट आया, स्टीप रिएक्शन, तेज़ गिरावट देखने को मिली। सीएट हरे निशान में बंद हुआ, 28 रुपये के आसपास की तेज़ी वहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ऐसे न्यूज़ फ्लोज के आधार पर अलग अलग स्टॉक्स, बीएससी के नंबर के बाद 2.5% ऊपर। लाइकवाइज मूव्स जो हैं वो इंडेक्स में आज भी देखने को मिले। तो न्यू जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है अर्निंग, जो अभी चल रहा है, अभी चलेगा इनफैक्ट कुछ समय और अर्निंग्स के अलावा जो चीज़ नोटिसेबल है वो छोटे मोटे इवेंट्स जो कि एक्सपायरी होके गई थी, तो कल थोड़ा वॉलेटाइल था, आज इंडेक्स लोअर लेवल से घूमा। इंट्रिंसिक वही बात है, निफ्टी 118-180 इसको सपोर्ट लीजिए और 18400 जहाँ सप्लाई लीजिए। अगर 18400 पार कर गया तो 18600 आएगा। सो लाइकवाइज इंडेक्स अभी रेंज बाउंड है, बट स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफ़ी स्ट्रांग है, तो उसके हिसाब से आप कामकाज कर सकते हैं। स्ट्रेट अवे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, डॉक्टर रेड्डी कैन वी बाय एट दिस प्राइस? सौरभ सर, इट्स अ गुड कंपनी टू ओन। वन, नंबर्स वीक थे इस क्वार्टर के, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। तो पहले तो लेटेस्ट इवेंट ये है कि नंबर्स वीक हैं, यूएस मार्केट के बिजनेस कमज़ोर था, मार्जिन कमज़ोर आए हैं। रेवलीमिड इनका मेजर रेवेन्यू जनरेटर है, 3 डिजिट की सेल्स थी, 3 डिजिट से घट के 2 डिजिट की सेल्स आते हुए दिखाई पड़ी है। कमेंट्री भी कंपनी की वीक थी, तो नंबर्स उसके बाद रिएक्शन देखे गए। अब कोई भी कंपनी, चाहे मतलब जब वो क्वालिटी हो, डॉक्टर रेड्डीज टाइप, ऐसी कोई भी कंपनी जो क्वालिटी हो और किसी न्यूज़ फ्लोज की वजह से नीचे आए, तो इमीडिएट उसमें आप पार्टिसिपेट मत करिए। अगर आप ट्रेडर नहीं है तो, ट्रेडर हैं तो बात अलग है कि आप सपोर्ट देखेंगे और लॉन्ग कर लेंगे स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इमीडिएट रिएक्शन में मत जाइए, वेट कर लीजिए, थोड़ा स्टेबलाइज होने दीजिए। जहाँ स्टेबलाइज हो जाए वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए। आपको लगता है कि नहीं, मैं स्टेबलाइज होने का वेट नहीं कर सकता, मुझे ज़्यादा जल्दी है, तो बेटर है कि आप थोड़ा सा नीजक रिएक्शन में ले लीजिए और थोड़ा एज इन बहुत छोटे छोटे चंक्स में आप उसकी एडिशन करते रहिए। ये क्वालिटी की बात हो रही है। जो खराब क्वालिटी है वो किसी भी तरह के नीजक रिएक्शन में निकलना ही होता है उनमें, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी है उनको आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो। डॉक्टर रेड्डीज अच्छी कंपनी है, निफ्टी की कंपनी है, बढ़िया नाम है और पुराना प्लेयर है अपने कारोबार का, बट अगेन थोड़ा थोड़ा आप ऐड करिएगा। ऐसा ना हो कि डिवीज की तरह एक बड़ा मेल्ट डाउन इसमें आया और आप फंसते चले जाएं ऊपर के लेवल पे। सो बेटर है थोड़ा थोड़ा मेल्ट डाउन में इस्तेमाल करिए, बिकवाली में इस्तेमाल करिए और बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करिए। आपके भाव से ऊपर चला जाए अवॉइड कर दिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया तो आप बने रह सकते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा एडिशन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू ऑन IRCTC एंड सोना BLW? शेख साहब, पता नहीं आप कब से मार्केट में हो, लेकिन थोड़ा IRCTC के लिए आपको पुरानी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब इनके IPO आया था और IPO के बाद 300 रुपये का IPO था शायद मेरे ख्याल से, और वहाँ से एक तरफा चला था, या चलते चलते 2500-2600 गया, वहाँ जाके शायद स्प्लिट आया, स्प्लिट के बाद इक्विटी डाइल्यूट हुई और तब से 900 रुपये के आसपास दाम था, नहीं 5000 तक गया था बल्कि। हाँ, वहाँ जाके स्प्लिट आया था और स्प्लिट आने के बाद से शेयर ऐसी तब से एक रेंज के अंदर है। सो उस समय पर भी जब ये सवाल पूछे जाते थे कि IRCTC में क्या करना चाहिए, तो मैं ये बोलता तेज़ी में बेचें, हर तेज़ी में निकलेंगे, क्योंकि PSU में फंसे तो बहुत लंबा फंसेंगे। वो 900 रुपये वाला फंसा हुआ दाम आज तक नहीं आया। सो अगर आपके पास है तो आप PSU में हमेशा एक चीज़ को याद रखिएगा कि ऊपर के लेवल पे स्टेक सेल आएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। HCL में एक OFS आ ही चुका है, अभी भी ये थमा नहीं है, चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। एक और OFS आ जाएगा कुछ समय बाद। सो थोड़ा थोड़ा करके ऐसा हाल होगा कि जो सबसे बड़े शेयर होल्डर्स थे यानी सरकार, वो सबसे कम शेयर होल्डर हो जाएंगे, और जो सबसे कम शेयर होल्डर थे यानी कि पब्लिक, वो सबसे बड़े शेयर होल्डर हो जाएंगे, जो सालों से होता आया है। तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप
एडिशन करिए, आपको टाइमली एग्जिट पता है कहाँ निकलना तो आप निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सोना BLW ऑन द कॉन्ट्ररी नया IPO है, नंबर्स बेटर हैं, EV स्पेस इनका ठीक कर रहा है, स्टीम बेटर है इनकी, मतलब बन सकती है, तेज़ी आ सकती है, क्योंकि कोई भी नई कंपनी का जो IPO था उसका 1 साल 1.5 साल का ओवरहैंग था, वो 1-1.5 साल का ओवरहैंग अब ख़त्म हो गया। चाहे आप जोमेटो ले लीजिए, पेटीएम ले लीजिए, या ये सब ले लीजिए जो कंपनीज हैं, तो अब ये इनका वो IPO का ओवरहैंग ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होगी एक्चुअल नंबर्स की कहानी। तो जैसे जैसे नंबर्स आएंगे वैसे वैसे सिचुएशन बेटर या ख़राब होगी। सो फार सोना BLW इज़ वर्थ होल्डिंग सो फार, बाकी नंबर्स पे डिपेंड करेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत टूटा हुआ है। वैल्यूएशन महंगे हैं इसके अभी भी, लेकिन अगर नंबर थोड़े सपोर्ट कर जाते हैं तो वैल्यूएशन कंटेन हो जाएंगे या फिर उस भाव पर आ जाएंगे जिस भाव पे आने चाहिए थे। तो वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन एटलीस्ट सोना BLW में, और IRCTC अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड गुड रिजल्ट्स बट स्टॉक नॉट रनिंग। नहीं, हैप्पीएस्ट माइंड के बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं थे प्रसन्नजीत जी। जो कंपैरिजन आप बिरला सॉफ्ट या आज इंटेलेक्ट डिज़ाइन का करेंगे तो उसके कंपैरिजन में इतने अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन हाँ नंबर ख़राब भी नहीं थे। बट अगेन वैल्यूएशन पार्ट बहुत महंगा है इसका, और आज आपको रनिंग नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप भूल नहीं सकते कि ये 200 रुपये का IPO आया था, और 200 रुपये का IPO आपके सामने 1400 रुपये तक गया था एक तरफा चल के। सो उसके बाद अगर थोड़ा कूल ऑफ हो भी रहा है या थोड़ा सा समय ले भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके कंपनी टू होल्ड, बट वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लो, और IT में बहुत अच्छे अच्छे नाम मिल रहे हैं सस्ते के दामों पर, जिनको आप पिक एंड चूज कर सकते हो अदर देन हैप्पीएस्ट माइंड एज वेल। से समथिंग अबाउट इन्फोसिस प्लीज। इन्फोसिस गुशाल साहब, इन्फोसिस के बारे में क्या ही बोला जाए। 93 से कंपनी है, बढ़िया IPO था, अच्छी रिटर्न दे के चुका है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है, कैश रिच कंपनी है, 16,000 करोड़ रुपए का कैश है, बायबैक करा था 1850 रुपये पे, अभी दाम मिल रहा है आपको 1200-1300 रुपये के आसपास में। अच्छी कंपनी इन टोटल है, प्रमोटर होल्डिंग कम है, इसलिए एक बार को मैं हमेशा HCL टेक और TCS बोलता हूँ पहली प्रेफरेंस में, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ प्रमोटर ज़्यादा हैं। यहाँ भी कोई ख़राबी नहीं है, फंड्स होल्ड कर रहे हैं, बट स्टिल एक बार को वो ज़्यादा प्रेफरेबल सिचुएशन पर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर के पास है कैश, मतलब शेयर बाज़ार में कम होंगे, क्योंकि जब प्रमोटर एंटिटी सारा शेयर लेकर बैठी है 70% या 60% या 50% से ज़्यादा, तो बचे 50% में ही जो होना है वो होगा। और उसके लिए अगर क्वालिटी आपको लेनी है तो आप उन्हीं को पहली प्रेफरेंस दोगे, जहाँ पर मतलब मान लो HCL में, जैसे HUL है, पिछले 10-1 साल में सिर्फ एक बार उसका स्टेक आया था बाजार में बिकने के लिए, जो उन्होंने बेचा था GSK ने, वरना कभी स्टेक नहीं बिका उनका। तो बाजार में शेयर ही नहीं बढ़ रहे हैं, जब शेयर ही नहीं बढ़ेंगे तो जिसको भी लेना है तो उन्हीं शेयरों में से तो लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर ही नहीं बढ़े तो आप कहाँ से शेयर लाओगे? अगर आपको HUL लेना है, या आपको नहीं किसी बड़े फंड को लेना है, या किसी HNI को लेना है, किसी नए फंड को लेना है, किसी नई HNI को लेना है, तो वो शेयर कहाँ से लेगा? यही शेयरों में से खरीदारी करेगा, और वो शेयर खरीदेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स वालों के साथ होता है जिनकी नई इक्विटी डाइल्यूट नहीं हो रही होती, नए शेयर नहीं आ रहे होते हैं। सो इस केस में इसलिए HCL और TCS को पहली प्रेफरेंस देता है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। इन्फोसिस के केस में ख़राब नहीं है वो भी, बट आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन तो आप होल्ड कर सकते हो। नई पोजीशन लेने की सोच रहे हो SIP वे में, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि जो 1993 से लेकर अब तक इन्फोसिस ने रिटर्न दिया है, 10,000 रुपये 2 करोड़ बना दिया है, तो उस तरह की मल्टी बैगर टाइप रिटर्न गोइंग फॉरवर्ड देगा या नहीं, मतलब दे भी सकता है। मैं ज़्यादा नहीं, सीमित जानकारी मेरी ये बात को नहीं बता पाती कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न जो थोड़ा ज़्यादा दिखता है, या सिचुएशन वाइज जो ज़्यादा बढ़ने की प्रोबेबिलिटी दिखती है, वो TCS HCL में दिखती है एटलीस्ट, क्योंकि वहाँ पर प्रमोटर इंटरेस्ट है, वहाँ स्टेक सेल की पॉसिबिलिटी है गोइंग फॉरवर्ड। तो एक बार को आप देख सकते हो अदरवाइज। लेकिन हाँ, ये बायबैक भी कर रहे हैं, तो बायबैक कर करके अगर स्टेक बढ़ा रहे हैं प्रमोटर्स, तो वो एक बार को अच्छा ट्रिगर बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो लेकिन होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है। सुमित सर, मैंने एक फेमस यूट्यूबर को देखा जो कि कह रहा था कि रिलायंस का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इनके सारे बिजनेस एक ही शेयर में है, इसलिए आपको ना चाहते हुए भी पूरा पैकेज लेना पड़ता है, और साथ में इनका बिजनेस मॉडल भी ऐसा है, स्टार्टिंग में लोन लेकर बहुत इन्वेस्टमेंट कर देता है, फिर आगे प्रॉफिट होगा कि नहीं ये भी रिस्क है। जियो में इन्होंने ऐसा ही किया है। हे भगवान। मिश्रा सर, मैं उस यूट्यूबर जितना जानकार नहीं हूँ, तो पहले तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। 1 2 ये सब चीज़ें मैं इतना समझता हूँ कि कंपनी की ओनर, चेयरमैन या मैनेजमेंट इस यूट्यूबर से और हमसे ज़्यादा जानती होगी।
17 लाख करोड़ रुपए का ग्रुप चला रहे हैं। 17 लाख करोड़ का फिगर मैं अगर मेंशन भी कर दूंगा तो शायद कुछ लोग तो ज़ीरो भी नहीं जोड़ पाएंगे उसके आगे। इतना बड़ा ग्रुप होता है। सो दे नो इट बेटर हाउ टू रन। 1 2 ये बात सही है कि वो डेट बहुत उठता है क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है। ऑब्वियसली बात है, देश में ऑयल एंड गैस को चलाना इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव यूनिट। लाइक वाइज टेलीकॉम इज अ कैपिटल इंटेंसिव, तभी तो भारतीय एयरटेल का डेट नहीं खत्म हुआ। वोडाफोन का डेट इतना क्यों बढ़ा हुआ अगर कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती तो कैपिटल इंटेंसिव तो है ये, तो इसलिए तो ये कैपिटल लगेगा ही लगेगा। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप खुद कंपनी के नंबर में चेक करना कि कभी करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का डेट रिलायंस का था कुछ साल पहले, आज भी है। उस समय पर 2 लाख करोड़ इंटरेस्ट डेट होने के बावजूद भी रिलायंस का इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा था इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से। कैसे हो सकता है कि जिसके ऊपर इतना डेट हो और कैश कम हो तो उसकी इंटरेस्ट इनकम इतनी कैसे हो गई इंटरेस्ट एक्सपेंस से? उसकी वजह थी उनकी ट्रेजरी, जो इंडिया की फाइनेस्ट ट्रेजरी मानी जाती है। तो रिलायंस इज़ वेरी गुड इन हेजिंग देयर पोजीशंस। 1 2 रिलायंस के सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस उसके अंदर ही आते हैं, एक कंसोलिडेटेड कंपनी है। सो गोइंग फॉरवर्ड आप ये भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि रिलायंस डीमर्जर भी करेगा तो इन्हीं यूनिट्स में से ही करेगा, तो एक ये भी आम है। 3 आप या तो रिटर्न ढूंढ लो या स्टेबिलिटी ढूंढ लो। तो रिटर्न के लिए आपको अगर जाना है बहुत एग्रेसिव रिटर्न के लिए, तो एग्रेसिव कैपिटल इरोजन के लिए भी आप तैयार रहो हमेशा। कोई भी चीज़ बिना कीमत के दुनिया में नहीं मिलती है। यू हैव टू पे योर कॉस्ट टू गेट योर प्रॉफिट। तो अगर आपको कॉस्ट देने के लिए तैयार हो उस रिस्क के फॉर्म में, तो आप किसी भी मल्टीबैगर में जा सकते हो, 20 रुपये वाले, 30 रुपये वाले, 50 रुपये वाले, पेनी स्टॉक्स वॉटेवर, क्योंकि उसमें रिटर्न की प्रोबेबिलिटी पूरी है और पैसा जाने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही है। लेकिन रिलायंस, HDFC बैंक, TCS एंड लाइकवाइज बड़े नाम जितने भी हैं, ऑल गुड कंपनीज, खाली रिलायंस नहीं, SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, किसी भी, इन सब में प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग योर कैपिटल इज ऑलमोस्ट निल। निल नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट निल बोलूंगा, क्योंकि कैपिटल तो कभी भी किसी के साथ जा सकता है, बजा रही है, लेकिन पूरा कैपिटल जाने की गुंजाइश कम होती है क्योंकि बड़े प्लेयर्स हैं, इनके छत्र बड़े मजबूत हैं। ये कैपिटल इरोड जल्दी नहीं करेंगे, छोटी कंपनियों के ज़्यादा जल्दी इरोड हो जाएंगे, तो इनमें रिवॉर्ड बहुत नहीं आएगा, 10-15% का एक धीरे धीरे मूवमेंट आता रहेगा, लेकिन कैपिटल इरोजन की प्रोबेबिलिटी कम है। और उन यूट्यूबर भाई साहब ने शायद कहीं ये मेंशन भी किया होगा कि देश का सबसे बड़ा इंश्योरर है LIC, जिसका 42 लाख करोड़ रुपए का AUM है। 42 लाख करोड़ के AUM में से उनका करीब करीब 36 लाख करोड़ का AUM डेट में लगा हुआ है, यानी कि डेट के फंड्स लेते हैं वो। बचे हुए 8 लाख करोड़ रुपए इक्विटी में डालते हैं। उस 8 लाख करोड़ का सबसे बड़ा हिस्सा रिलायंस में है। LIC का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी एक शेयर में अगर है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो मेरी जानकारी थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन LIC की जानकारी मेरे से तो एटलीस्ट ज़्यादा ही होगी, तो इसलिए मैं उस पर बेट कर सकता हूँ। रेस्ट नंबर नोज इट ऑल। और अगेन अ डिस्क्लेमर कि ये चैनल रिलायंस का है, और अगेन अ डिस्क्लेमर कि रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी, तो जो मैंने बोला वो नंबर्स के आधार पे ही बोला। ओके, आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। प्रयाग सर, टाटा एलेक्सी केस में बेसिकली एक बड़ा रनअप आया है, तो उस बड़े रनअप के बाद थोड़ा कूल ऑफ होगा, और ये कूल ऑफ थोड़ा लंबे ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है। सो आप अगर पेशेंस रख सकते हो तो बने रहो, कंपनी में खराबी नहीं है, लेकिन अब वो एक्सपेक्ट मत करना कि वो 600 रुपये वाला शेयर 10,000 हो गया और 10,000 का शेयर 6,000 हो गया तो वापस 16,000 अभी हो जाएगा। नहीं, हो सकता है वो 16,000 हो जाए क्योंकि इक्विटी साइज छोटा है, लेकिन समय लेगा। उस समय के लिए अगर आपके पास समय है तो आप आराम से बने रहिए, अच्छी कंपनी है, बट पिछला बैकग्राउंड देखने के बाद ही आप एंटर करना है। और एक और इंटरेस्टिंग आपको नंबर और बता देता हूँ कि टाटा एलेक्सी का जो प्रॉफिट है वो करीब 600 करोड़ रुपए है, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, मोटा मोटा प्लस माइनस थोड़ा बहुत। और टाटा कम्युनिकेशन का प्रॉफिट है 1800 करोड़, 3 गुना उससे ज़्यादा। और टाटा कम्युनिकेशन की इक्विटी टाटा एलेक्सी की इक्विटी से दोगुनी है, तो टाटा कम्युनिकेशन की इक्विटी छोटी है, इसलिए वो इस प्रॉफिट पर भी इतना जंप कर गया, और टाटा कम्युनिकेशन की इक्विटी छोटी है, बड़ी है, इसलिए वो इस प्रॉफिट पे भी जंप नहीं कर पा रहा है। और वो F&O में भी ऑब्वियसली, ये भी F&O के बाहर निकला उसके बाद चला, तो थोड़ा अगर ये F&O के बाहर निकल गया टाटा कम्युनिकेशन एक बार को आप बेट कर सकते हो। बट टाटा एलेक्सी इज़ अ गुड कंपनी, बट बहुत भागा हुआ शेयर है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। टाटा मोटर्स के केस में सर नया हाई तो बना रहा सत्यम जी, तो बने ही रहो, बेटर है, आप प्रॉफिट जहाँ दिख रहा है, बट अगेन थोड़ा थोड़ा ऊपर प्रॉफिट लेते रहना। किसी भी तेज़ी में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट एटलीस्ट लेना, कैपिटल निकाल लेना, वो ज़्यादा पहली प्रेफरेंस रखना आप। अदरवाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा प्रॉफिट लेते रहने में कोई बुराई नहीं है। दो नया हाई बना रही है, ऑटो भी पूरा नया हाई पे है, मारुति नया, बजाज नया हाई पर है, टाटा मोटर्स नया हाई पे है, तो थोड़ा प्रॉफिट ऊपर ले लीजिए, ज़्यादा बेटर भी रहेगा।
ओके, ग्रीस कॉटन नहीं सर, ग्रीव्स कॉटन होगा संजय जी मेरे ख्याल से। आज नंबर आए हैं, नंबर वैसे अच्छे हैं। आज बाजार ने रिएक्शन इसलिए दिया कि वो ऑलरेडी फ्रंट लोडेड था स्टॉक में। 145 रुपये का शेयर 3 दिनों के अंदर 165 छू के आ गया, तो इतनी बड़ी तेज़ी दिखा दी उसने 3 दिन में नंबर्स के दम पर ही, तो नंबर से पहले के दम पर। तो आज जो बीट टूटा है वो नंबर के दम पर टूटा है। सीक्वेंशियल बेसिस पर नंबर अच्छे आए हैं। कल एनालिस्ट कॉल है, यानी मंडे को एनालिस्ट कॉल है, तो एनालिस्ट कॉल के बाद आप इस पर ध्यान देना। अच्छा चलना, मतलब नंबर्स ठीक हैं तो चल सकता है, ऐसा कोई बुराई नहीं है। सिचुएशन में ऑलरेडी बहुत बीट एंड डाउन है, तो बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है। बने रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चले फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिन लोगों से मैं बातचीत नहीं कर पाया।